हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स संसार पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक अनंत समतल चादर है तो उसके कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र का डेरिवेशन करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको चीज़ें समझने में दिक्कत हो सकती हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। हम इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक अनंत लंबाई का समतल चादर है। अब समतल चादर का मतलब क्या है, एक प्लेन है चादर के रूप में और वो क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, यानी उस पर एक समान आवेश जो है समान रूप से फैला हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ये मान लीजिए क्या है, एक समतल चादर है और इस पर हमने, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने इसको एक समान रूप से आवेशित मान लिया है। इस पर सभी पर आवेश कैसा है, प्लस आवेश, यानी एक समान रूप से ये धन आवेशित पहले से ही चादर है। अब हमें बताना है कि इसी चादर से कुछ दूरी पर हम क्या करते हैं, एक कोई बिंदु मानते हैं, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका अनंत समतल चादर है इससे क्या करते हैं, कुछ दूरी का मतलब स्मॉल आर दूरी हम लोग मान लेते हैं। स्मॉल आर दूरी पर क्या करते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं पी, और इसी बिंदु पी पर हमें क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर ई का मान कितना होगा। इसी का सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे कि इस समतल चादर के कारण इस बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो हम सारी चीज़ें पहले से ही इस पे लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी हो। तो पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद जो चीज़ें अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, हमने जो थ्योरी लिखनी थी वो कुछ थ्योरी हमने लिख दिया ताकि टाइम बच सके और सब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। जो सारी चीज़ें हमें लिखनी थी वो हमने लिख दिया। मान लेते हैं एक अनंत समतल चादर है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। एक समतल चादर हमने ले लिया और ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, सभी पे क्या है, धन आवेश पहले से ही वितरित है। इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर पृष्ठ आवेश हमने मान लिया सिग्मा है, कि ये जो आपका क्षेत्र, ये जो आपका क्षेत्रफल है, तो इसका जो चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व हो उसको हम लोग मान लिए हैं कि सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है अभी हम आपको इसको भी डिटेल से समझाते हैं। तथा चादर से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। हमने मान लिया कि ये जो चादर, इससे स्मॉल आर दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने क्या माना है, स्मॉल आर दूरी माना है। और इस स्मॉल आर दूरी पर एक क्या है, बिंदु पी रखा हुआ है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये जो हमें थ्योरी लिखनी थी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमें आवश्यकता है एक दूसरे बिंदु P डैश को हम लोग मानते हैं। तो अगली लाइन से लिखेंगे, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चादर के दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश मान लेते हैं। अब ये दूसरी तरफ, ये जो चादर है इसके तो एक तरफ हमने P पहले से माना है, इस चादर के दूसरी तरफ भी हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु मानते हैं और इस बिंदु को नाम देते हैं P डैश। ये P डैश क्यों मानते हैं, तो P डैश मानने के पीछे का कारण है कि हम लोग पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग। ये क्या है, गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग है, यानी इस पर आपको गाउस का नियम भी अप्लाई करना है। तो गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए हमें एक गाउसीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो हम क्या किए हैं, इसीलिए यहाँ पर एक दूसरा बिंदु माने हैं P डैश, और इस P डैश को हम क्या करेंगे, अक्ष मान करके एक इसके चारों तरफ क्या करेंगे, एक हम गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अगली लाइन से उसको लिखते हैं, P डैश मान लेते हैं तथा P डैश को अक्ष मानकर, अक्ष का मतलब होता है एक्सिस, बीच वाला हिस्सा, अक्ष मानकर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वो गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, तो आप इस प्रकार से एक गाउसीय पृष्ठ जो है मानेंगे जो कि बेलन के आकार का होगा। इस प्रकार से क्या करिए, एक गाउसीय पृष्ठ हम लोग मान लेते हैं और इसी गाउसीय पृष्ठ की हम लोग क्या किया है, कल्पना किया है। इसका अक्ष जो है वो क्या है, PP डैश है।
अब हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जो आवेश है ये कैसा है, प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। यानी इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इधर होगी। इसी प्रकार जो आपका P डैश है इस पर भी वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो भी क्या होगा, इस तरफ होगा, इसकी दिशा इधर होगी। यानी इस प्लस के कारण इधर का वैद्युत क्षेत्र उधर होगा और इस प्लेट के इधर, यानी ये प्लेट जो है वो हमने इस प्रकार से रखा, एक बिंदु हमने इधर मान लिया, एक बिंदु इस प्लेट के उधर मान लिया। तो दोनों पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस प्लेट पर उधर होगा और इस प्लेट पर इधर की तरफ होगा। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें वैद्युत फ्लक्स का मान मालूम होना चाहिए कि जो हमने ये गॉसे पृष्ठ छोटा सा माना, ये जो क्षेत्रफल छोटा सा आपको दिख रहा है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है कितना। तो अगली लाइन में लिखेंगे, अतः बिंदु P, P डैश के चारों ओर के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर देखिए तो ये जो हमने एक क्षेत्रफल, ये आपको दिख रहा है, ये गोल सा हिस्सा, ये क्या है, एक वृत्त के रूप में है और इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा और इस क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं कितना है, ds है। और यहाँ पर देखिए तो क्षेत्रफल, जैसे ये बेलन है तो इस बेलन का जो ये सामने वाला सिरा है इसी को हमने क्या माना, ds माना। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है, इसकी क्षेत्रफल का दिशा जो है वो भी क्या है, उसी तरफ है। यानी यहाँ पर जो ds की दिशा वो भी इधर है और यहाँ पर अगर आप ds की दिशा देखेंगे तो ये भी क्या है, इधर है। यानी यहाँ पर देखिए तो E जो है, E और ds दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। दोनों की दिशा एक ही तरफ है। तो दोनों की दिशा अगर एक ही तरफ है तो यहाँ पर थीटा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जैसे दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो इनके बीच थीटा का मान हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगर इनकी दिशा अलग अलग होती तो कुछ ना कुछ थीटा यहाँ पर एंगल बनता। लेकिन यहाँ पर जब दोनों की दिशा एक तरफ होती है तो उनके बीच जो कोण होता है वो क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा तो P डैश, यानी P पर हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। तो P पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हो जाएगा आपका EP मतलब P बिंदु पर हम लोग ज्ञात करें तो EP इज इक्वल टू होगा, वैद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो फाई E इज इक्वल टू होगा E इंटू ds कॉस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि जो cos 0 डिग्री है उसका मान होता है 1। तो आप यहाँ पे जब 0 डिग्री का मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए ये जो फाई E आप लिख रहे हैं इसको क्या लिखेंगे, d फाई E लिखेंगे। d फाई E क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्षेत्रफल क्या है, बहुत छोटा है। तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। तो d फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds, क्योंकि इस पूरे का मान 1 होगा और समीकरण इसको आप 2 बनाएंगे। इसी प्रकार लिखेंगे अगली लाइन से, इसी प्रकार जो आपका P डैश है इस पर भी कुछ क्षेत्रफल होगा। तो d फाई E इज इक्वल टू यहाँ पर भी वही होगा E इंटू ds कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो d फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ds। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ये किस पर है, तो ये है P डैश पर और ये किस पर है, तो P पर है। तो आप ये ऐसे आप लिख लेंगे, ये P डैश पर वैद्युत फ्लक्स है और ये क्या है, P पर वैद्युत फ्लक्स है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम ज्ञात करेंगे, हमने यहाँ पे अलग अलग वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिया। अब हम अगर देखें तो इन दोनों जो आपके गोलीय पृष्ठ हैं, जो आपके इस बेलन के दोनों गोलीय पृष्ठ हैं, तो इनसे गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे। तो अगली लाइन से लिखेंगे, अतः अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन के दोनों गोलीय पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला जब कुल फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, आप देखिए तो ये लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 और 2 को क्या कहते हैं, जोड़ लीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के कारण जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो कितना है।
तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर E इंटू डी एस है, E यहाँ पर भी क्या है, E इंटू डी एस है। तो डी फाई का जो मान हो जाएगा डी फाई E इसको आप लिखेंगे डी फाई E इज इक्वल टू E इंटू डी एस प्लस E इंटू डी एस, दोनों का योग कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई E इज इक्वल टू 2E इंटू डी एस। तो ये हो जाएगा आपका कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 3। लेकिन ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये क्या है, इन्हीं दोनों छोटे छोटे जो हमने अल्प पृष्ठ माना इसी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। हमारा चादर कैसा है, तो हमारा चादर क्या है, अनंत लंबाई का, यानी बहुत बड़ा है। तो किसी छोटे मान को बड़ा करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आप उस समीकरण का क्या करिए, समाकलन कर दीजिए। तो अगली लाइन से यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का समाकलन करने पर तो समीकरण नंबर 3 का जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन यहाँ से 2 इंटू ई इंटू डी एक्स। यहाँ पे इसका जब समाकलन करेंगे तो हम लोग समाकलन का एक सूत्र पढ़ते हैं, समाकलन डी एक्स का जो मान होता है वो होता है एक्स, ये होता है सूत्र। तो यहाँ से डी फाई ई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाई ई, और 2e क्या है, कांस्टेंट है, इसका समाकलन होता नहीं है, इसको आप पहले बाहर कर लेंगे। यहाँ से बचेगा ds, और ds का जब समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और ये फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू यस। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 4। तो आई होप आपको वैद्युत फ्लक्स का यहाँ तक की सारी चीज़ें जो वैद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात किया ये अच्छे से समझ में आया होगा। यानी इस अनंत समतल चादर के कारण जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है वो 2 इंटू ई इंटू डी एक्स है। अब हम लोग जानते हैं, अगली लाइन से लिखेंगे, चूंकि गाउस के प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, हम पहले ज्ञात करते हैं कि ये जो आपका अनंत समतल चादर है, जो हमने एक चादर लिया, इस पर कुल आवेश कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व को, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है। तो अगर पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें तो पृष्ठ आवेश घनत्व किसी भी पृष्ठ का वह मान होता है कि किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम लोग कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो ये क्या है, आवेश, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ से अगर आवेश का मान निकालेंगे तो आवेश का मान इसका आप क्या करिए, इसमें गुणा कर दिए तो सिग्मा इंटू यस। तो यहाँ से आवेश का मान आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जब मान रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू यस। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यस क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन। इसको आप बनाएंगे समीकरण नंबर 5। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करिए। तो समीकरण नंबर 5 और 4 दोनों जब देखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 4 तथा 5 से समीकरण नंबर 4 और 5 देखिए, यहाँ भी फाई ई है, यहाँ भी क्या है, फाई ई है। दोनों को क्या करिए, तुलना करिए। तो आप क्या कर सकते, यहाँ देखिए तो ये एक साइड दोनों का बराबर, तो दूसरा साइड भी दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ई इंटू एस इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है, अगर एक साइड बराबर है तो दूसरे साइड को आप बराबर दिखा सकते हैं। तो दोनों में क्या है, फाई ई कॉमन है, तो आप इन दोनों को एक दूसरे के बराबर दिखा सकते हैं। हमें बताना क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मान। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा एस अपान 2s को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू 2 इंटू यस। यहाँ से यस से यस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान 2 इंटू एप्सिलॉन, और ये क्या होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा अनंत समतल चादर के कारण। अब अगर हमने इस अनंत समतल चादर को निर्वात अथवा किसी माध्यम में रखा है तो आप यहाँ पे अगली लाइन, एक लाइन में लिख सकते हैं कि निर्वात अथवा माध्यम के लिए
निर्वात अथवा माध्यम के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं नियतांक, उसका मान रख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं E = सिग्मा अपान 2 इंटू के इंटू एप्सिलॉन। के क्या है, निर्वात अथवा माध्यम की वैद्युतांक, परावैद्युतांक होता है। तो ये हो गया आपका सूत्र। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर सारी चीजें समझ लीजिए। ई क्या है तो वैद्युत क्षेत्र है, सिग्मा क्या है वैद्युत आवेश घनत्व है, और ये एप्सिलॉन क्या है तो ये है निर्वात अथवा वायु की क्या है वैद्युतशीलता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। ये टॉपिक अच्छे समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।